हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 25 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एयरबस A400M। समझते हैं कि ये जो एयरबस A400M क्या है। तो ये एक यूरोपियन बिल्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इसको स्पेशली जो एयरबस है उसकी डिफेंस एंड स्पेस विंग ने डेवलप किया है। और इसका जो काम है वो है कैरी करना लोड्स को, बहुत हैवी लोड्स को। कब? किसी भी टैक्टिकल लोकेशंस पे। ठीक है, जैसे कोई मिलिट्री ग्राउंड हो गया। मोर ओवर ये अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स भी ले सकती है। जैसे अभी आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसने बालू के ऊपर, मतलब अगर कहीं रनवे नहीं है, कोई माउंटेनियस रीजन्स है एंड आपको इवैक्यूएट होना है, तो उसमें भी ये हेल्पफुल होगी। कैसे लोड्स ये ले सकती है? तो लार्ज कार्गोज को कैरी कर सकती है, व्हीकल्स, ट्रूप्स, पैरा ट्रूपर्स एंड मोर ओवर अगर कोई गवर्नमेंट का मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन चल रहा है तो उसमें भी ये काम आ सकता है। ठीक है। अच्छा, ये अभी करंटली न्यूज में क्यों रहा? तो न्यूज में इसके रहने का मेन रीजन था कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, IAF, उसने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI भेजा था एयरबस कंपनी को। ठीक है, उसने पूछा था कि अगर कोई मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA है जो कि लोड कैपेसिटी कैरी कर सके 18 to 30 टन्स, तो उसको प्रेजेंट करे एयरबस। तो इस पे जो एयरबस है उसने रिसेंटली प्रेजेंट किया है अपना ये A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे कि इसको इंडियन एयरफोर्स अप्रूव करती है या नहीं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज सेक्शन 498A ऑफ IPC। ठीक है, IPC आप जानते हैं क्या होता है, इंडियन पीनल कोड। और 498 एक तरह का आर्टिकल है IPC के अंदर। ये आर्टिकल किसके लिए बनाया गया है? तो मेनली जो मैरिड वुमेन्स होती है उनके लिए। किस पर्पस से? अगर उनको क्रूएलिटी दिखाई जाए हस्बैंड या उनके किसी रिलेटिव के द्वारा, तो उस पे ये 498A आर्टिकल बनाया गया है। कब बनाया गया था? तो ये जो आर्टिकल है मेनली 1983 में बनाया गया था, जो कि ग्रोइंग कंसर्न ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को देखते हुए बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्या मतलब प्रोसीजर है या क्या सजा दी गई है? तो कहा गया है कि अगर कोई भी क्रूएलिटी होती है मैरिड वुमेन के खिलाफ, तो जो हस्बैंड है या उनके जो रिलेटिव है जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें सेंटेंस किया जाएगा 3 years ऑफ जेल। देखते हुए मतलब इसका ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है, सब्जेक्टिंग की वाइफ के साथ किस तरह की क्रूएलिटी हुई। ठीक है। अच्छा, ये क्रूएलिटी का क्या मतलब होता है, ये हम थोड़ा समझते हैं। क्रूएलिटी का क्या मतलब होता है कि किस किस मतलब जुडिशियरी टर्म्स में क्रूएलिटी हम किसको बोलते हैं? तो अगर कोई विलफुल मतलब जानबूझ के किया हुआ ऐसा काम हो जिससे कि जो मैरिड वुमेन है वो इनफोर्स हो जाए कि वो सुसाइड कमिट करे, या फिर उसको किसी तरह का इंजरी हो या उसको ऐसा फील हो रहा हो कि उसकी लाइफ को खतरा हो, तो इसको हम क्रूएलिटी में काउंट करते हैं। मोर ओवर अगर ऐसा हो कि जो वुमेन है, मैरिड वुमेन है, उसको कोरेज किया जा रहा हो। फोर्स करना मतलब होता है जबरदस्ती किया जा रहा हो उसके हस्बैंड या एनी पर्सन। ठीक है, जो उस लेडी के फैमिली में है, उनसे अनलॉफुली डिमांड किया जा रहा है किसी प्रॉपर्टी की या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, तो ये भी क्रुएलिटी के अंदर ही आता है। और इसमें जो लॉ फॉलो होता है वो IPC का आर्टिकल 498 ही फॉलो होता है। ठीक है, ये क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि एक बहुत ही ड्रामेटिक हाईकोर्ट का जो है वो वर्डिक्ट सामने आया, हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका का। उसमें क्या है कि एक जो वुमेन थी 46 ईयर ओल्ड की, एक जो मैरिड वुमेन थी, उसने सेक्शन 498A IPC की चार्ज की थी अपने हस्बैंड के ऊपर। ठीक है, बट जो कोर्ट है उसने जो है वो डिसीजन फेवर ऑफ हस्बैंड के सुना दिया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये जो वाइफ थी वो उसकी सेकेंड मैरिज थी, मतलब सेकेंड वाइफ थी। तो इसीलिए इसको जो 498A है उसको हाईकोर्ट ने नन एंड वॉइड बता दिया है इस केस में। ठीक है, तो ये न्यूज में था और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में समझाया। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा और भी इंडियन लॉज है जो कि इस तरह के वायलेंस को जो वुमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं उसको कर्ब करने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले 2005 में अगर देखा जाए तो वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया गया।
1961 में डॉयरी के खिलाफ, और 2013 में एक एक्ट आया सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग एक्ट्स हैं। आईपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं, जैसे 376, 354, 354A, 354D एंड 509। ठीक है, जो कि अलग अलग चीजों से रिलेटेड है, जैसे पनिशमेंट फॉर रेप, क्रिमिनल असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्सेस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट, स्टॉकिंग, ठीक है, डीलिंग विथ वर्ड्स, जेस्चर और एक्ट। तो इन सब के लिए ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट लॉज है जो कि मैंने मेंशन किया है, वुमेन्स के लिए बनाए गए। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैम रन बे। ठीक है, बे क्या होता है आप लोग समझते हैं क्या? बे क्या होता है, जैसे कि एक मिनट मैं पिक्चर से आपको समझाती हूँ। कि मान लीजिए कि ये कोई इस तरीके का लैंड है, कुछ इस तरीके का लैंड है। ठीक है, और इधर इस तरीके का, और इधर चारों तरफ वाटर वाटर, ओशियन ही ओशियन है। ठीक है, और इसमें कहीं बीच में आके अगर पानी फंस जाती है तो इसको ही हम बे बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, ये कहीं ना कहीं पे ये इंपॉर्टेंट बे है, और ये इसकी स्टार्ट जो लोकेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कैम रन बे है, ये एक डीप वाटर बे है जो कि कहाँ है, वियतनाम में है और साउथ चाइना सी में। देखिए मैंने इसकी एक लोकेशन लगा रखी है, कैम रन बे। ठीक है, अच्छा ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो साउथ चाइना सी है उसमें जितने भी शिप्स आते हैं, ठीक है, उनका अगर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो रीफ्यूलिंग के लिए इसी पोर्ट पर आते हैं, कैमरन बे पे आते हैं। या फिर अगर शिप उनकी खराब हो गई है तो रिपेयर के लिए भी यहीं पर आते हैं। ठीक, आपको पता है कि चाइना जो है वो ये कहता है कि ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। ठीक है, तो ऐसे में चाइना के इन्फ्लुएंस से बचने के लिए और चीजों को करने के लिए बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो अच्छा ये न्यूज में क्यों रहा? न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि जो इंडियन नेवल शिप है आईएनएस किरपान, ठीक है, वो अभी ट्रांसफर किया जा रहा है वियतनाम पीपल नेवी को। और ये स्ट्रैटेजिक मिलिट्री पोर्ट जो है कैमरन बे, यहीं पे ये ट्रांसफर होगा। तो बहुत सारे बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है जो भी न्यूज में लोकेशंस होते हैं, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बाटा गाय का क्रेटर। क्रेटर किसको बोलते हैं? एक तरह का दरार या गड्ढे को हम बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, तो ये जो बाटा गाय का क्रेटर है ये रशिया के फार ईस्ट में है, और ये परमाफ्रोस्ट क्रेटर है। परमाफ्रोस्ट मतलब बर्फ, आइस के द्वारा बना हुआ क्रेटर, गड्ढा। ठीक है, अच्छा क्या माना जाता है क्यों ये गड्ढा बना? तो ये माना जाता है कि ये रिजल्ट है मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट लैंड। मतलब एक ऐसा लैंड है जो कि पूरी तरह से आइस से ढका हुआ था, और इसके आइस जो पिघलने लगे, इसके वजह से ये गड्ढा हुआ, ये दरार हुआ, ये माना जाता है। ठीक है, अच्छा ये अभी क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि अभी ये रीसेंट पिक्चर्स सामने आए हैं, और उसमें ये जो फुटेज सामने आया है ड्रोन के थ्रू, उसमें देखा गया है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से ये क्रेटर हाईली इफेक्टेड हुआ है। यहाँ दो पिक्चर आ रही है, एक 2008 की आप देख सकते हैं, छोटा क्रेटर था, और 2021 में ये क्रेटर कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, जो रशिया के लोग हैं इसको बोलते हैं गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड, या इसका एक अलग साइंटिफिक नेम भी है जिसको बोलते हैं हम मेगा स्लम। तो ये जो बाटा गाय का क्रेटर है इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC एकेडमी। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीआई के बाद अगर इंडिया गवर्नमेंट का कोई सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिस पे अभी गवर्नमेंट काम कर रही है तो वही है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। अच्छा स्टूडेंट्स आप बताइए कि आपके लिए कितना अच्छा हो अगर जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं फ्लिपकार्ट, ठीक है, मिंत्रा हो गया, amazon हो गया, ठीक है, ये सब कुछ कोई एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म हो, वहां पे ये सारे एक साथ हो, और आपको जो भी, अगर आपको कोई बाई, आप मान लीजिए आपको कोई शर्ट खरीदना है, ठीक है, तो आपको उस शर्ट की क्या प्राइसेस फ्लिपकार्ट पे है, क्या मिंत्रा पे है, क्या अमेजोन पे है, वो एक ही वेबसाइट पे दिखिए, आप आराम से कंपेयर करें कि अच्छा ये वाला जो है इसमें क्वालिटी भी बेटर है, प्राइस भी फीजिबल है, मेरे लिए सही रहेगा, और आप आराम से वहां से परचेस कर सके। इससे क्या होगा कि कोई एक जो है मार्केट, ई कॉमर्स मार्केट प्लेयर, वो बहुत ज्यादा ये नहीं कर पाएगा, एक
फेयर कंपटीशन होगा इन सबके बीच में। इस वजह से इन्हें अपनी प्राइसेस घटानी पड़ेगी, अपना क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और एक फेयर कंपटीशन होगा। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने के लिए, ठीक है, ताकि ये डेमोक्रेसी ला सके इस ई कॉमर्स मार्केट में, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर ये इसलिए भी अच्छा है कि सिर्फ ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ई कॉमर्स के, पेटीएम हो गया, जोमैटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सिर्फ यही इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इवन क्या है, जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो आपके बगल में राशन शॉप हो गया, मिल्क शॉप हो गया, आपको पता है कि यार इसका तो बेस्ट है, ठीक है, उनको भी मौका मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे आने का। और अगर आपको ऐसा फील होता है, किसी कंज्यूमर को फील होता है कि नहीं ये वाला तो बेटर है बड़े ई कॉमर्स से, ठीक है, तो उसको भी एक फेयर चांस है मार्केट में compete करने का और अपने प्रोडक्ट को अच्छा प्रूव करने का, ठीक है। तो अभी क्या है, इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, और इसको लेके गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है, एक ओएनडीसी एकेडमी लॉन्च की है, ठीक है। ये जो ओएनडीसी एकेडमी है, ये बेसिकली क्या करेगी, एक स्पेसिफिकेशन, सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस बताएगी, जितने भी मतलब ई कॉमर्स के वेबसाइट इस पे अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, ठीक है, ओपन नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिकेशन है, कैसे करना है, क्या करना है, वो ये एकेडमी बताएगी, ठीक है। ये बेसिकली जो पूरा का पूरा ओएनडीसी वर्क कर रहा है, ये किस कोलैबोरेशन में है, तो एनएसई जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे का, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, ये पार्टनरशिप पे हो रहा है। और इसमें जो गवर्नमेंट बॉडी है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है, उसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। आई होप आपको ये जितने भी आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो समझ में आए होंगे, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।